Namaskar friends, welcome to SGKG Studies and SGKG 2.22 YouTube channel classes. And in this session we are going to discuss certain important facts about Indian economy. And peculiarity of this session is we will learn Indian economy through MCQs. So it's MCQ series. We are going to start here. So let us start. सो हम यहाँ पर क्या है MCQ शुरू करना है। पर्पस क्या है, हमें इंडियन इकोनॉमी के कंसेप्चुअल वैल्यू को समझना है। हमें इंडियन इकोनॉमी के कंसेप्चुअलिटी को क्लियर करते हुए MCQ सॉल्व करना है। व्हाट ऑप्शन डज द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट इंक्लूड इन द डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। सो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्लान होता है उसमें डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में क्या नहीं आता है। Grants to states, expenditure on social and community services, expenditure on economic services and defense expenditure. And just for your information, whatever expenditure is done for the defense, that expenditure does not come under the purview of development expenditure. Grant to states are development expenditures. Expenditure on social and community services comes under development expenditure. Expenditure on economic services, development expenditure. But all expenses relating to defense, so under the head of defense expenditure, whatever amount we are catering for, that does not fall under the purview of development expenditure. So all military expenses does not fall within the purview of development expenditure. Very important question from the examination point of view. The explanation is the defense expenditure is not included in development expenditure of the central government, right? Next. Which of the following defines depreciation? Depreciation क्या होता है? Destruction of a plant in a fire accident, loss of equipment over time due to wear and tear, closure of a plant due to labor trouble, closure of a plant due to lockout. So Which of the following defines depreciation? Depreciation आपने इकोनॉमिक्स में सुना होगा। Depreciation हिंदी में उसको मूल्यह्रास कहते हैं। सो इसमें से मूल्यह्रास कौन सा है? डिस्ट्रक्शन ऑफ ए प्लांट इन ए फायर एक्सीडेंट, ये नहीं हो सकता। देन क्लोजर ऑफ ए प्लांट ड्यू टू लॉकआउट, ये भी डेप्रिसिएशन में नहीं काउंट होता। क्लोजर ऑफ ए प्लांट ड्यू टू लेबर ट्रबल, ये भी डेप्रिसिएशन में काउंट नहीं होता। Then correct answer is loss of equipment over time due to wear and tear. समय के साथ जो कुछ भी कल पुर्जों में घिसाव होता है, क्षरण होता है, उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। अभी लाइव एग्जांपल अपने सामने है। अभी एक कुछ DOPT का ऑर्डर आया था कि अंडर सेक्रेटरी एंड अबव दे आर ऑथराइज फॉर लैपटॉप, 1 लाख से ज़्यादा का लैपटॉप का उनको मिलेगा। उस लैपटॉप का जो पीरियड है वो 4 ईयर का है, लाइफ पीरियड उसका शायद 4 ईयर का है, और उसमें 25% डेप्रिसिएशन पर ईयर है। पहले जो होते थे डेप्रिसिएशन लगभग 10% के हिसाब से चलते थे, लेकिन अभी क्या हो गया है, सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट करना पड़ता है, न्यू टेक्नोलॉजी आती रहती है, इनोवेशंस आते रहते हैं, तो इसलिए इस लेटर में 25% डेप्रिसिएशन फिक्स किया गया है। कंप्यूटर ख़राब होने की बात नहीं हो रही है, बट उसकी वैल्यू एवरी ईयर 25% डेप्रिसिएट होगा, एंड एट द एंड ऑफ 4th ईयर इट्स वैल्यू इज 0। सो 5th ईयर में फिर से आपको नया लैपटॉप मिल सकता है, क्योंकि उसकी वैल्यू 0 हो गई। आप उसको यूज कीजिए, फेंक दीजिए, आपकी इच्छा है, अब वो ऑब्सोलीट हो गया है। सो दिस इज़ व्हाट वियर एंड टीयर। जितने भी इंडस्ट्रीज होते हैं उसमें भी जो मशीनरी लगी होती है वो समय के साथ उनमें घिसाव होता है, उसी को वियर एंड टीयर कहते हैं। एंड दैट इन लेजर बुक दैट इज
provisioned as depreciation value, right? Depreciation is a decrease in the book value of fixed assets. So depreciation का मतलब मशीनरी में खराबी आ गई कोई ज़रूरी नहीं है, लैपटॉप ख़राब हो गया कोई ज़रूरी नहीं है, उसका जो बुक वैल्यू मेंटेन कर रहे हैं उसके बुक वैल्यू में एक स्लैब के अनुसार रिडक्शन हो जाता है. डेप्रिसिएशन इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू द पैसेज ऑफ टाइम एंड ऑब्सोलेसेंस. सो समय के अंतराल के बाद जो भी आइटम होते हैं उनकी वैल्यू कम होती जाती है. डेप्रिसिएशन इज एन ongoing process until the end of life of asset. सो हमने आपको एग्जांपल दिया, जो लैपटॉप आ रहा है वो 4 ईयर के बाद से वो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा. अब जब उसका वैल्यू 0 हो जाएगा अब उसका डेप्रिसिएशन नहीं हो सकता है. डेप्रिसिएशन तभी तक होगा जब तक उसकी कुछ बुक वैल्यू है. जब बुक वैल्यू उसकी 0 हो गई तो उसको उसमें से निकाल दिया जाएगा, ख़त्म. सो वही चीज़ बोल रहे हैं कि डेप्रिसिएशन इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस. ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये चल रहा है. हम लोग गाड़ी वगैरह का भी जब हम इंश्योरेंस कराते हैं तो हर बार इंश्योरेंस में वो गाड़ी का कुछ अलग वैल्यू फिक्स करते हैं, कुछ कम करके फिक्स करते हैं, उसको डेप्रिसिएशन वैल्यू कहते हैं. नेक्स्ट, जनरली डेफिसिट फाइनेंसिंग कैन क्रिएट इन्फ्लेशन, हाउएवर इट कैन बी चेक्ड इफ. सो डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? राजकोषीय घाटा होता है. सो ये कह रहे हैं कि राजकोषीय घाटा जितना होगा इन्फ्लेशन उतना बढ़ेगा. ये इकोनॉमिक्स का रूल है. एज पर इकोनॉमिक्स रूल, व्हाट एवर डेफिसिट फाइनेंसिंग वी आर डूइंग इट विल इंक्रीज इन्फ्लेशन, बट इट कैन बी चेक्ड इफ. इनमें से किसी एक के द्वारा उसको कंट्रोल किया जा सकता है. किसके द्वारा? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज द एग्रीगेट सप्लाई इन द एग्रीगेट डिमांड रेशियो. ठीक है. ऑल द इन्वेस्टमेंट इज इंडिकेटेड एज पेमेंट ऑन नोशनल डेट ओनली. ये भी ठीक है. ओनली द एग्रीगेट डिमांड इज इंक्रीज्ड. ठीक है. फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव, एंड आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. इन चारों माध्यम से ये जो डेफिसिट फाइनेंसिंग जो इन्फ्लेशन को आगे बढ़ाता है उसको कंट्रोल किया जा सकता है. आइए जानते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है. डेफिसिट फाइनेंसिंग प्रैक्टिस इन विच गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर मनी देन इट रिसीव्स एज रेवेन्यू, द डिफरेंस बीइंग मेड अप बाय बोरोइंग और मिंटिंग न्यू फंड्स. सो आप समझ लीजिए कि भारत सरकार ने अपना बजट पेश किया. जब बजट पेश करते हैं तो एक तरफ वो इनकम शो करते हैं और एक तरफ एक्सपेंडिचर शो करते हैं. अगर हमारा इनकम 100 पैसे हुआ, 100 रुपीज़ कर लीजिए, अगर हमारा इनकम 100 रुपीज़ है तो हमारा एक्सपेंडिचर भी 98, 99, 100 रुपीज़ के आसपास होगा तो ठीक रहेगा. ऐसा होता नहीं है. एक्सपेंडिचर हमारा 105 रुपया हो जाएगा, 110 रुपया हो जाएगा. गवर्नमेंट ने कुछ और भी फ्रीबीज बांटने की तैयारी कर रखी है. जो जनता की जो गाढ़ी कमाई की जो टैक्स से पे किए हुए पैसे हैं उसको उठा करके जिसको मन करे उसको बांटते रहो वोट के लालच में. अगर ऐसा गवर्नमेंट का प्लान है तो उनका काम जो होगा वो 1 रुपया, उनका 100 रुपया का अगर कलेक्शन होता है तो पता चला 110 रुपया, 115 रुपया वो खर्चा करने वाले हैं. तो वो जो 115 रुपया प्लस 15 रुपये जो खर्च करने वाले हैं वो कहाँ से आएगा? उस प्लस 15 रुपीज़ के लिए नॉर्मली 2 सोर्सेस हैं. एक तो बोरोइंग करेंगे. बोरोइंग प्राइवेट पार्टी से भी हो सकती है, किसी कंपनी से भी हो सकती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन से भी हो सकती है और किसी कंट्री से भी हो सकती है, IMF से भी हो सकता है. सो या तो बोरोइंग करेंगे और नहीं तो क्या करेंगे? मिंटिंग न्यू फंड्स. मतलब RBI को आदेश दिया जाएगा कि हमें इतने न्यू करेंसी की ज़रूरत है और नए नोट छापे जाएंगे. और जब आपके पास जितना सप्लाई था उतना ही सप्लाई है, आपने पैसे ज़्यादा मार्केट में डाल दिए तो इससे क्या हो गया? डिमांड बढ़ गया. सप्लाई अगर आपके पास 100 kg शुगर था तो 100 kg ही शुगर है और आपने पैसे मार्केट में एक्स्ट्रा डाल दिए
उससे सप्लाई क्या हो जाएगा, वो डिमांड हाई हो जाएगा। और जब डिमांड हाई हो जाएगा तो ये जो सप्लाई है, ये सप्लाई मीट नहीं कर पाएगा। पहले लोग 100 केजी शुगर खरीदने की कैपेसिटी रखते थे, अभी 110 केजी शुगर खरीदने की कैपेसिटी रख रहे हैं, लेकिन शुगर है 100 केजी ही। सो फाइनली क्या होगा, उस 100 रुपीज़ केजी का जो शुगर है उसको 110 रुपीज़ रेट करना पड़ेगा। तो हो गया ना इन्फ्लेशन। तो इस तरीके से डेफिसिट फाइनेंसिंग कई बार तो गवर्नमेंट की मजबूरी बन जाती है, लेकिन इसको इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। डेफिसिट फाइनेंसिंग को बड़े ही हिसाब से लेके चलना चाहिए। अगर डेफिसिट फाइनेंसिंग को 1% 2% प्लस माइनस, ये जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट 1% 2% 3% पर डेफिसिट फाइनेंसिंग लेके चलने का इनका प्लान है। जो पहले की गवर्नमेंट होती थी 5%, 7%, 10% तक वो डेफिसिट फाइनेंसिंग करते थे। इन्फ्लेशन भी उसी स्पीड से दौड़ता था। सो डेफिसिट फाइनेंसिंग एक डबल, तो क्या बोलते हैं उसको, दोधारी तलवार है ये। इस दोधारी तलवार को बड़ी समझदारी के साथ यूज करना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद विच ऑफ द फॉलोइंग डिड द ARDC मर्ज्ड विद ऑन 12 जुलाई 1982? जो ARDC था वो इनमें से किन के साथ मर्ज हो गया 12 जुलाई को? नाबार्ड, एक्सिस बैंक, RBI, नन ऑफ द एबव, एंड द करेक्ट आंसर इज नाबार्ड। ये जो ARDC है, ARDC की पूरी फंडिंग नाबार्ड में डाल करके और नाबार्ड को 12 जुलाई 1982 को इस्टाब्लिश किया गया। सो ARDC स्टैंड्स फॉर एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राइट? In short, it is known as ARDC, Agricultural Refinance and Development Corporation. What happened? NABARD came into existence on 12th July 1982 by transferring the agricultural credit functions of RBI and refinance functions of then Agricultural Finance and Development Corporation, that is ARDC. So this all finance of ARDC were transferred and then NABARD was created on 12th July 1982. Very important MCQ from examination point of view. What is the main cause of the export surplus? Export surplus का main cause क्या है? The country's stringent import policy, developments in national and international market, the country's export promotion value, none of the above. And the answer is developments in national and international markets. जब भी नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में डेवलपमेंट होगा, एक्सपोर्ट सरप्लस विल बी देयर. So a trade surplus rises when country increasingly sells more to the countries than it buys from other countries. So कहने का मतलब import कम हो जाता है, export बढ़ जाता है. This is not always sustainable as growing demand tends to push the value of the currency up. So ये क्या होता है, ये सस्टेनेबल इसको नहीं माना जाता, लंबे समय तक ये नहीं टिक सकता. क्यों नहीं टिक सकता? हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता जाएगा. जब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता जाएगा तो जो रॉ मटेरियल का जो डिमांड है वो हमारे डोमेस्टिक मार्केट में बढ़ जाएगा, और जब रॉ मटेरियल का डोमेस्टिक मार्केट में रेट बढ़ जाएगा तो दैट विल पुश द वैल्यू ऑफ द करेंसी अप, बढ़ जाएगा इससे, मेकिंग इट मोर एक्सपेंसिव फॉर फॉरेन क्लाइंट्स टू कीप बाइंग. अब इससे रॉ मटेरियल का वैल्यू बढ़ेगा तो इनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, और जब इनका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा तो इनके एक्सपोर्ट रेट बढ़ जाएंगे. इनके एक्सपोर्ट रेट बढ़ जाएंगे तो धीरे धीरे एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, और ये साइकिल चलता रहता है. और इसीलिए बोल रहे हैं इट इज़ नॉट ऑलवेज सस्टेनेबल, राइट. इफ RBI reduces the cash reserve ratio, what will happen to the credit creation? So RBI क्या करती है, every quarterly it releases its monetary policy, and in that very important part is CRR, cash reserve ratio. So अगर cash reserve ratio को reduce कर दिया जाए, what will happen to the credit creation? There will be no impact, it will decrease,
It will increase? None of the above. And the correct answer is it will increase. हम समझते हैं कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है. एक्चुअली क्या है, कैश रिजर्व रेशियो इज ए पार्ट ऑफ RBI मॉनेटरी पॉलिसी विच हेल्प्स इलिमिनेट लिक्विडिटी रिस्क and regulate money supply in the economy. If the CRR rate increases, banks' ability to issue loan decreases, causing interest rates to rise. Further, when CRR is reduced, more funds are available to banks for deploying in other business because they need to keep fewer amounts with RBI. This means that the banks would have more money to pay, and this lead to a reduction of interest rates or loan provided by the banks, and it increases lendable resources. Difficult है? I will make it very easy, no problem. If you think it is difficult, you just forget these two things. I will make it easier. Cash reserve ratio. So what happens? Reserve Bank of India keeps with it certain reserves, cash reserve. When we are depositing some amount in a bank, say SBI, when we are depositing any amount to SBI, we are depositing 100 rupees to SBI. As per monetary policy, present monetary policy, whatever 4%, 4.5%, let us take 5%. So there is CRR is 5%. So what bank has to do? I deposited 100 rupees. Bank will give 5 rupees to RBI as cash reserve ratio. Now the remaining amount with bank is only 95 rupees, and with that 95 only it will further increase, it will further do its lending process, its loan process, and several other activities, so that it can refund some interest amount to the depositor also. In हिंदी कैश रिजर्व रेशियो में क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो में ये नगद अनुपात इसको बोलते हैं. मान लीजिए कि बैंक में, फॉर एग्जांपल SBI में हम 100 रुपये जमा करते हैं. अगर RBI की मॉनेटरी पॉलिसी ये कहती है कि CRR 5% मेंटेन करना है, तो बैंक क्या करेगा? जो हम 100 रुपये जमा किए उसमें से 5 रुपया वो बैंक RBI को दे देगा एज ए पार्ट ऑफ कैश रिजर्व रेशियो. वो RBI के पास जमा हो गया. बैंक के पास जो पैसा बचा वो सिर्फ 95 रुपीज़ बचा. उसी 95 रुपये से उनको बिजनेस करना है. इससे क्या हो गया? जो 100 रुपीज़ था वो मार्केट के लिए अब 95 ही बच गया, 100 नहीं रहा. अब बैंक जो है 95 में ही काम करेगा. अब यहाँ पर जो प्रश्न है वो क्या है? रिड्यूसेस द कैश रिजर्व रेशियो. अब एग्जांपल लेते हैं कि पहले जो कैश रिजर्व रेशियो 5 रुपया था और उसमें बैंक के पास सिर्फ 95 रुपीज़ बच जाते थे. RBI ने जो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी किया उसमें 4% CRR कर दिया. अब जब 4% CRR कर दिया, अब बैंक को RBI के पास 100 में से सिर्फ 4 रुपया ही रखने हैं. बैंक के पास 96 रुपीज़ बच गए, 1 रुपया उसका बढ़ गया. सो उसका क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा? व्हाट विल बी द क्रेडिट क्रिएशन? इट विल इंक्रीज. क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाएगा. सो जब भी कैश रिजर्व रेशियो रिड्यूस होगा, क्रेडिट क्रिएशन इंक्रीज होगा. जब CRR इंक्रीज होगा तो कैश क्रेडिट क्रिएशन डिक्रीज होगा. ये रिवर्स प्रोपोर्शन है. मुझे लगता है आप इसको नहीं भूलेंगे. जब भी आपको लगता है डिफ़िकल्ट, एक बार फिर से पीछे आकर के इसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑप्शन इज नॉट मेंशन्ड इन अ फर्म्स बैलेंस शीट? सो फर्म के बैलेंस शीट में इनमें से कौन सा नहीं होता है? कैश हेल्ड एट बैंक, रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट्स, टोटल इशूड कैपिटल, और वैल्यू ऑफ द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स. एंड द करेक्ट आंसर इज रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट.
This is not mentioned in the firm's balance sheet. Revenue from sales of the company products. What they are mentioning? A balance sheet is calculated by balancing a company's asset with its liability and equity. The formula is total asset is equal to total liability plus total equity. Total asset is calculated as the sum of short term, long term and other assets. Next question. Which of the following does the State Financial Corporation in State Bank of India give special assistance to? सो यहाँ पर दो इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है. एक तो स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, SFC इसको कह लीजिए. सो स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन इज पार्ट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऐसा लिखा. व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग डज द स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन इन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गिव स्पेशल असिस्टेंस टू? स्पेशल असिस्टेंस क्या देते हैं? मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चरल फार्म्स. एंड द करेक्ट आंसर इज MSME, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. आइए देखते हैं. स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन. एट प्रेजेंट इन इंडिया देयर आर 18 स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशंस, out of which 17 state finance corporations were established under the State Finance Corporation Act 1951, right? Tamil Nadu Industrial Investment Corporation Limited, which is established under the Company Act, is also working as a state finance corporation. So ये जितने state finance corporation 17 टाइप के हैं, 18 है ये, इसमें से एक SBI में भी है. एंड इनका मेन काम क्या है? MSME को लोन देना. सो स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन थोड़ा कंफ्यूज करेगा, बट स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन इज पार्ट ऑफ 18 such branches and they are responsible for assistance of like loan and other things to MSME sector. Next question. Which of the following are the central cooperative banks directly associated with central government, land development banks, state cooperative banks, farmers? And the correct answer is a state cooperative bank. This is the confusing question. This is the googly. Simply guessing will bolt out. So which of the following are the central cooperative banks डायरेक्टली एसोसिएटेड विद? इसमें से कौन सा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तो कोई बैंक है नहीं. लैंड डेवलपमेंट बैंक, इसका इससे कोई संबंध है नहीं. फार्मर्स का इससे कोई संबंध है नहीं. स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो है दे आर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, राइट? सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैव अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, राइट? Central Cooperative Bank, here it is mentioned Central Cooperative Bank. So central cooperative banks have a direct contact with state cooperative banks. State cooperative banks are the second tier cooperative credit institutions in India and they provide credit and other financial services to central cooperative bank. ठीक है? This is all about state cooperative banks. Next question, and could be the last question of this session. The first complete Indian bank was established in which year? Very important question. Very important question. The first complete Indian bank was established in which year? Complete Indian bank. Not mixed with British, not mixed with any foreign, complete Indian bank. And let us come to the conclusion. It is the 1894. First complete Indian bank was established in 1894 and the name of the bank? Imperial Bank? No, it is not Imperial Bank. It is Punjab National Bank. The first wholly Indian bank was set up in 1894, which is also known as PNB. Punjab National Bank has the distinction of being the first Indian bank to have been started solely with Indian capital
that has survived to the present. ये अभी भी है और सिर्फ इंडियन कैपिटल से ही ये इस्टेब्लिश हुआ था. सो पंजाब नेशनल बैंक हैज़ द प्रिविलेज of being the first Indian bank that was established in 1894. So this is all about first session of Indian economics. Hope you understood it and it will be helpful for your examination, if not directly then indirectly also. It is not necessary that to the point same question is expected in the examination. It's a UPSC exam and question, they will twist the question also. But if you have conceptual clarity, what I am doing on the bottom of each question, if you have conceptual clarity, the probability of marking correct answer will be higher. Please keep on revising. This is your own YouTube channel. If you have not subscribed, please do subscribe, like, share to your near and dears. I have been waiting for your comments. Since yesterday, many comments are coming, and that boosts up my morale. This is your another YouTube channel, SGKG 2.22. Whenever you get time,